जैसे कि आपको पता है कि हमने जो कल पढ़ा था विकास चैप्टर है हमारा एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर हमारे लिए जो बोर्ड एग्जाम है जो 2025 आपकी बोर्ड एग्जाम है बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो हमने कल तक जो हम पढ़ चुके थे, कल तक हमने पढ़ा था, आपको पता लेमार्कवाद पढ़ा था और हमने पढ़ा था डार्विनवाद। लेमार्कवाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लेमार्कवाद क्या था कि उन्होंने कहा कि विकास जो हुआ, सर लेमार्क ने दिया था लेमार्कवाद। उन्होंने कहा कि विकास जो हुआ, विकास जो हमारा जो विकास हुआ सर लेमार्क ने अंगों के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर हुआ। और अगला जो पढ़ा था, अगला पढ़ा था सर ह्यूगो डिवरीज का सिद्धांत। किसका सर सॉरी, जो हमने अगला जो पढ़ा था वो था हमारा डार्विनवाद। सर डार्विन ने क्या कहते हैं, जो विकास हुआ है, विकास हुआ प्राकृतिक के अनुसार। किसके अनुसार? प्राकृतिक के अनुसार। तो अब जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक म्यूटेशन थ्योरी ऑफ सर डिवरीज, यानी कि हम पढ़ेंगे ह्यूगो डिवरीज का सिद्धांत। किसका पढ़ेंगे? ह्यूगो डिवरीज का सिद्धांत। अब ह्यूगो डिवरीज का सिद्धांत क्या? देखो, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमारा जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन टॉपिक से स्टार्ट है म्यूटेशन, यानी कि सर ह्यूगो डिवरीज का सिद्धांत है किसका? म्यूटेशन का। अब म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन। अब ये उत्परिवर्तन क्या? ये उत्परिवर्तन नाम ही कह रहा है कि किसी भी जीन में जो परिवर्तन आया होगा उसे कहेंगे उत्परिवर्तन। समझे? तो जो हमारा परिवर्तन है वो जीन में भी आ सकता है और गुणसूत्र में भी। तो हमारा जो उत्परिवर्तन है, जो हमारे सर डिवरीज है, जो हमारे डिवरीज साहब है, उन्होंने क्या काम करा? इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया। किस पे? इवनिंग प्राइम रोज। अब ये इवनिंग प्राइम रोज जो था, इस पे क्या काम करा? इन्होंने उत्परिवर्तन को आगे इसमें जो अध्ययन किया। अध्ययन में क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो उत्परिवर्तन होता है ना, जो हमारा उत्परिवर्तन होता है, तो विकास का जो कारण है वो उत्परिवर्तन। इन्होंने कहा जो विकास जो हो रहा है उसका कारण है उत्परिवर्तन। अब वो कैसे कारण है? देखो, कैसे आपको पता है कि यदि कोई लड़का है, उसका जो पिता है, माँ बाप है, तो उसके बिल्कुल उसका फेस उसके जैसे मिलने का नहीं, मतलब मुंह उसके जैसे मिलने का नहीं, तो कुछ ना कुछ अलग पाया होगा। तो वो उसका कारण क्या बताया इन्होंने? उत्परिवर्तन। क्या बताया? उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन क्या बताया? जो सर हमारे डिवरी साहब थे, इन्होंने कहा जो उत्परिवर्तन है वो जो विकास हो रहा है वो उत्परिवर्तन के कारण हुआ। और दूसरा टॉपिक बताया कि जो उत्परिवर्तन होगा वो दिशाहीन होगा। दिशाहीन मतलब कि उस उत्परिवर्तन का पता नहीं कि किसी भी दिशा में वो हो जाए। ये हम ये मतलब कह सकते हैं कौन सी दिशा में उत्परिवर्तन हो रहा है। अगला बिंदु क्या कहा उन्होंने? अगला बिंदु कहा जो ये उत्परिवर्तन होगा ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, उत्परिवर्तन यानी बदलाव, तो ये बदलाव छोटा नहीं बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। उस बड़े उत्परिवर्तन का नाम इन्होंने साल्टेशन रखा। क्या रखा? साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब बड़ा उत्परिवर्तन। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने सर डार्विनवाद पढ़ा था। डार्विन के अनुसार जो उत्परिवर्तन था वो दिशात्मक था। क्या था? उसकी दिशा थी। उन्होंने कहा अगर उत्परिवर्तन भी हो रहा है तो दिशात्मक है। और इन्होंने क्या कहा कि उत्परिवर्तन जो हो रहा है वो उत्परिवर्तन दिशाहीन है, यानी कि उसकी कोई दिशा नहीं है। और उन्होंने क्या दिशा? दिशात्मक था। किसने कहा? सर डार्विन ने कहा दिशा है, और सर डिवरीज ने कहा दिशा नहीं है। अगला बिंदु जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अनुसार उत्परिवर्तन क्या था? बड़ा था। बड़ा नहीं, बड़ा साल्टेशन। अब उत्परिवर्तन को जो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उत्परिवर्तन एक ऐसा, जैसा आपको पता हमारा जो हमारे डीएनए की दोहरी लड़ी है, डीएनए की दोहरी लड़ी है, तो डीएनए जो बनता है हमेशा दोहरी लड़ी से बनता है। जैसे आपको पता है कि दो लड़ी जो आपस में जुड़ेगी वो उसमें क्या रहेगा? शर्करा रहेगी। क्या रहेगा? शर्करा रहेगी, नाइट्रोजन क्षार रहेंगे, और आपके शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट का समूह रहेगा मुख्यतः। तो आपको पता जैसे हमारी दो लड़ी है, एक लड़ी डीएनए की होगी, एक लड़ी होगी। तो ये जो दो लड़ी जो हमारी डीएनए की है, एक लड़ी है और एक लड़ी है, ये आपस में हमेशा जुड़ी रहेगी। आपने देखा होगा कि डायग्राम आपको पहले से पढ़ाया था कि ये क्या? डीएनए की संरचना ये वाली, ये क्या? डीएनए की संरचना। बल्कि अगर मैं इन्हें मतलब इसकी आंतरिक संरचना बता दूं तो आंतरिक में क्या होगा? यदि इस लड़ी में यहाँ पे एडेनिन है, ए टी सी जी, ऐसी ए टी, और अब यहाँ पे ए है यहाँ पे होगा टी, और यहाँ पे टी है यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ पे टी, टी सी। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये ए टी सी जी ए टी क्या है? देखो, ये जो ए है एडनिन। क्या है? एडनिन। टी है थाइमिन, सी है साइटोसिन, और जो जी है हमारा जी है ग्वानोसिन।
तो जो हमेशा एडेनिन जुड़ेगा थायमिन से, यानी कि एक लड़ी जो रहेगी डीएनए की वो एडेनिन रहेगी, तो अगली लड़ी का जो पहला जो नाइट्रोजनी क्षार रहेगा वो थायमिन रहेगा। तो एडेनिन कहां से जुड़ेगा? थायमिन से, और थायमिन एडेनिन से। साइटोसिन ग्वानोसिन से, और ग्वानोसिन साइटोसिन से। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थायमिन से। कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थायमिन से। और जो थायमिन है वो भी एडेनिन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। पर जो हमारा साइटोसिन है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा साइटोसिन है, साइटोसिन जुड़ेगा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड। ऐसी है ट्रिपल बॉन्ड से। और एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा उससे डबल बॉन्ड से, और थायमिन एडेनिन से जुड़ेगा। थायमिन जो हमारा यहाँ थायमिन होगा, सॉरी यहाँ पे हो गया एडेनिन, हो गया एडेनिन थायमिन। तो थायमिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। अब ये उत्परिवर्तन क्या समझेंगे? देखो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ना सारा एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानोसिन एडेनिन थायमिन, यदि मैं इसमें परिवर्तन कर दूं, परिवर्तन क्या? देखो ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे यहाँ आना से यहाँ आना क्या चाहिए था? एडेनिन की जगह थायमिन, और मैं थायमिन की जगह यहाँ पे थायमिन कर दूं, समझे? या और बड़ा करूं, यहाँ क्या ग्वानोसिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ पे भी मैं ग्वानोसिन कर दूं, समझे? यानी कि इसमें क्या हो गया? परिवर्तन नजर आ रहा। क्यों? होना चाहिए था थायमिन एडेनिन, पर क्या है? थायमिन थायमिन। तो ये क्या एक प्रकार का उत्परिवर्तन। तो हमारा जो नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ है सर, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, यानी कि हार्डी विनबर्ग समीकरण। अब ये हार्डी विनबर्ग समीकरण क्या? ये भी आपके बोर्ड में आती है। अब ये किस तरीके से आओगी? देखो या तो साफ साफ बोल देगा हार्डी विनबर्ग समीकरण बताइए क्या है, ठीक है? या आपके किसी भी कॉम्पिटिशन या किसी भी चीज में आ लगी, बीच में से कुछ भी पूछ सकता है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये सर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है क्या चीज? देखो जो सर हमारे हार्डी और विनबर्ग दो साइंटिस्ट में, एक सर हार्डी है और एक सर विनबर्ग है। कितने हैं? दो साइंटिस्ट, हार्डी और विनबर्ग। तो ये क्या कर रहे थे? अलग अलग काम कर रहे थे, मतलब काम एक चीज पे कर रहे थे। पर इन्होंने क्या काम कहा? इन्होंने कहा कि जो अलील है ना, अलील यानी कि जो जोड़े में है, जो किसी भी मतलब किसी भी जीव का अलील है, तो वो जो अपनी संत मतलब जो उनके माता पिता है, तो उनके बच्चों में जो होगा ना जो अलील, तो उनकी आवृत्ति जो हमेशा सामान्य होगी। यानी कि जनक से संतति में जो लक्षण जाओगे, उसके अलीलों की जो अलील जो रहेंगे एकदम समान रहेंगे। तो अलील समान के मतलब क्या? इन्होंने कहा कि सभी और दूसरा पॉइंट कहा कि सभी अलीलों की आवृत्ति एक रहेगी, सभी अलीलों की आवृत्ति एक रहेगी। तो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे हार्डी और विनबर्ग थे, उन्होंने कहा कि जैसे कि कोई जनक है, जनक से संतति में जैसे लक्षण जाते हैं ना, तो उसी तरह से जो वो जाओगे, जो उनकी अलील की आवृत्ति होगी ना, तो जो जनकों में थी वो ही उनके जनक में थी, वो उनके जो हमारे पेतरक है ना, जो बच्चे हैं उनके बच्चों में होगी, समझे? जो जनकों में थी वही बच्चों में होगी। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि सभी अलीलों की आवृत्ति हमेशा एक रहेगी, सभी अलीलों की आवृत्ति हमेशा एक रहेगी। अब वो अलीलों की आवृत्ति एक कैसे रहेगी? देखो ध्यान से, इन्होंने कहा कि सभी अलीलों की आवृत्ति एक रहेगी। और क्या इन्होंने कहा कि यदि हम P को A मान लें, P को कैपिटल A मान लें और Q को स्मॉल a मान लें। किसने कहा? सर हार्डी और सर विनबर्ग ने। सर हार्डी और सर विनबर्ग ने क्या कहा कि जो हमारा P है उसे कैपिटल A मान लगे, जो Q है उसे स्मॉल a मान लगे। तो फिर क्या होगा? इन्होंने कहा तो अलील तो तुम्हें पता जोड़ में रहेंगे, तो A प्लस क्यू, समझे? सॉरी A प्लस A, या इसे A प्लस A लिख दो या P प्लस Q लिख दो, एक ही बात रहेगी। A प्लस A, कैपिटल A प्लस स्मॉल a बराबर A, यानी कि सभी अलीलों की आवृत्ति एक रहेगी। अगला बिंदु, अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा था कि A को या इसे P मान सकते हैं, पहले तो हमने A मानना, फिर स्मॉल a कैपिटल A मानना, अब क्या मानना है? P और Q मानना, तो इसकी भी आवृत्ति भी एक रहेगी। क्लियर? आगे देखो, तो जैसे कि आपको पता है जो हमारा, अगर हम इसका रूट स्क्वायर करने लगे, क्या करने लगे? स्क्वायर, तो जब भी एक ही आवृत्ति आओगी, समझे? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का तुम स्क्वायर करो तो 1 का 1 ही आओगा। करके देख लियो भाई, 1 का जो स्क्वायर आओगा 1 का तो 1 ही आओगा, तो कुछ और अलग आ जाएगा, 1 ही आओगा। तो इन्होंने क्या कहा? P प्लस Q का होल स्क्वायर करके देखा, कभी कुछ और आ गया तो कुछ और कैसे आ जाएगा? तो ओनली 1 है, आवृत्ति एक है तो एक ही आओगा। तो जैसे ही इन्होंने फिर अगले पार्ट में क्या करा? इन्होंने यो खोला, क्या खोला? यो फॉर्मूला। तो आपने एक फॉर्मूला तो याद होगा, A प्लस B की होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूला से लेके P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, समझे? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, या
पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर की आवृत्ति क्या होगी 1 होगी। अब देखो ध्यान से, अब इसमें जो बड़े वाला है पी, क्या पी तो ए, वो भी बड़ा ए है। देखो ध्यान से, पी जो है बड़ा है, तो बड़ा है क्या प्रभावी बताया, प्रभावी समयुग्मजी, समान युग्मक है। अब जो अगला हमारा अगला मिला है, जो हर चीज जोड़े में है ना, ये जोड़े में 2p हो गए, ये जोड़े में 2q हो गए, और ये भी जोड़े में, समझे। तो अगले में देखो p और q, यानी कि एक छोटा a है, सॉरी एक बड़ा है और एक छोटा है, तो मेरे p है और q है, तो यू विषम है, समझे। अगर यहाँ p, अगर यह p होता तो सम हो जाता, चूंकि यो p q यानी छोटा भी और बड़ा भी है, तो विषम युग्मजी है, समझे, कौन सा विषम युग्मजी। और यदि हमारा q स्क्वायर है, q क्या है स्मॉल है, तो स्मॉल है तो छोटा है, तो छोटा है क्या समयुग्मजी, क्या है अप्रभावी, क्या है अप्रभावी, अप्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी। पर एक बात ध्यान रखियो, जो सर हार्डी और विनबर्ग थे वे बड़े चंटे, मतलब बड़े तेज इंसान थे। उन्होंने क्या कहती थी, उन्होंने पहले ही अपने सिद्धांत में कहती थी कि जो मेरा जो नियम है ना, वो 5 घटक, उस नियम को 5 घटक प्रभावित कर सके। कितने घटक, 5 घटक। अब ये 5 घटक कौन कौन से जो प्रभावित करने वाले हैं, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ करेंगे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक। अब इनको इन्होंने पहले कह दी थी कि जो मेरा जो नियम है उसे 5 बिंदु हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, वो कौन कौन से, ये 5, प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने आपको नियम तो मैंने पहले बता दिया था। इनका नियम क्या कि किसी भी जीव में जो उनके एलील है, जो संतति में जो उनके बच्चों में जाओगे, जनक से संतति में जाओगे, उसकी एलीलों की आवृत्ति हमेशा समान रहेगी, या सभी एलीलों की आवृत्ति हमेशा एक रहेगी। अब देखो ध्यान से, अब पढ़ रहे हैं हम प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है जीन फ्लो। जीन फ्लो यानी कि, अब ये जीन फ्लो क्या है, जीन फ्लो को हिंदी में कहेंगे जीन पलायन। क्या कहेंगे, जीन पलायन। जीन पलायन क्या, देखो ध्यान से, आपने देखा होगा कि पहले कुछ मतलब चिड़िया है, कुछ चिड़िया है, तो पहले चिड़िया थी, चिड़िया कैसे थी, कुछ चिड़िया आपको दिखती नहीं होगी, तो कुछ चिड़िया या कुछ जीव ऐसे हैं जो किसी मतलब एक नियत ताप पे रह सकते हैं, नियत तापमान पे ही जीवित रह सकते हैं, समझे, नहीं समझे। देखो यदि सपोजली कोई जीव है समतापी है, उसे गर्मी चाहिए या किसी को ठंड चाहिए। अब ठंड चाहिए उसे, 24 घंटे ठंड चाहिए। और सपोजली हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारी अब ठंड आ रही है, और कोई जीव को बिल्कुल ठंडा मौसम चाहिए, जैसे कि भालू है, वो बर्फ वाला भालू है, उसे बर्फीली चाहिए, जैसे हम वो उधर रहा होगा, बर्फ की साइड रहा होगा। तो अब वो क्या करेगा, कोई चिड़िया है, कुछ भी चीज है, तो वो क्या करेगा, पलायन करेगा। पलायन मतलब अपने स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर जाओगा। क्यों जाओगा, क्यों जाओगा, कारण है यो कि उसे चाहिए ठंडा मौसम और वहां उसे मिल नहीं रहा, तो छोड़ कर कहा जाओगा, दूसरे किसी स्थान पर चला जाओगा। इसे कहेंगे जीन पलायन, यानी किसी जीव का किसी एक निश्चित स्थान से अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना, तथा वहां पर जाकर, रुको जरा, वहां पर जाकर किसी अन्य जीवों के साथ क्या करेगा, संकरण करेगा। क्या करेगा, संकरण। जब वो संकरण करेगा तो जीन मिलेगा उसका, समझे, उसका भी जीन उसमें मिलेगा, तो जीन क्या पलायन हो जाएगा, इसी को कहेंगे जीन पलायन। क्या है, जीन पलायन। एक किसी एक निश्चित स्थान से अपना कोई जीव अपने स्थान की जगह छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जाकर बस रहा, और जाने के बाद वहां पर क्या कर रहा, संकरण भी कर रहा, तो क्या कहेंगे हम, जीन पलायन। जीन पलायन यानी, तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, पहला था जीन फ्लो और अगला है जीन डिफेक्ट यानी अनुवांशिक विचलन। अब अनुवांशिक विचलन क्या है, जैसे हमारे जनक है, क्या है, जनक। जनक से लक्षण कहाँ जाओगे, संतति में जाओ, कहाँ जाओगे, संतति में जाओगे। तो जब संतति में जाओगे तो अनुवांशिक जो हमारे जीन है, जो जीन है, तो उनमें डिफेक्ट होगा, यानी विचलन होगा। विचलन क्या हो गया, जैसे उसमें जनक से संतति में जाओगे तो लक्षण समान तो रहेंगे, पर एकदम ऐसे तो रहने के, माता माता के चले गए, पिता पिता के चले गए, तो बदलाव तो होता चलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, जीन, क्या कहेंगे, अनुवांशिक विचलन। इतनी बात क्लियर। तो अगला था हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि, म्यूटेशन मैंने आपको पहले बता दिया, म्यूटेशन क्या, किसी भी जीन में परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं, या जीन परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। अब म्यूटेशन मैंने आपको बता दी कैसा है, कि अगर हमारा एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गोनोसिन है, यदि एडेनिन थाइमिन जगह एडेनिन से ही जुड़ेगा, समझे, जीन में किसी भी क्षार युग्म में कुछ भी अंतर हो गया, या किसी भी गुणसूत्र में अंतर हो गया, उसे कहेंगे म्यूटेशन। इतनी बात क्लियर। हमारा जो हमारा चौथा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि, देखो ध्यान से, रिकॉम्बिनेशन क्या है, जैसे हमारा एक तो हमारा इधर हो गया, एक हमारा इधर हो गया,
गुणसूत्र, एक इधर हो गया, एक हमारा इधर हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका जो आधा हिस्सा है और इसका आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा, इसका इस पे चला जाएगा, समझे, और इसका इस पे, इसका इस पे, इसका इस पे, समझे। जो इसका जो जब ये मिलेगा, जब इसका निषेचन होगा या जब इसका संकरण होगा, तो इसका जो आधा है जो हट के इसका आधा होगा, पूरा नहीं आने का, किसका होगा, इसका जो ऊपर वाला आधा इस पे आ जाओगा, आ गया। अब इसका कहाँ जाओगा, इसका इस पे चला जाओगा, समझे, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, ऐसे इस वाले का ऊपर वाले, इसका जो यहाँ पर आओगा, नीचे वाला इसका यहाँ पे आएगा। ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अगला देखो, अगला है नेचुरल सिलेक्शन। क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, यह है प्राकृतिक चयन। क्या है हमारा, प्राकृतिक चयन। अब प्राकृतिक चयन का मतलब कि इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक जो सिलेक्शन करेगी ना, प्रकृति भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, सिलेक्शन तो आपको पता, छाटना, सिलेक्शन एक प्रकार छाटने तो है, तो प्राकृतिक भी हर जीव को क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी। क्या करेगी, सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन है क्या चीज, इसमें कुछ हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊंगे हम आपको, जो कि आप अगले टॉपिक में बताएंगे। अब देखो एक चीज और, अब फिर बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। अब ये आपको, अब आपने सबके बारे में जानकारी ले ली, अब ये प्रभावित कैसे करा इसे, कैसे, देखो इन्होंने क्या काम करा कि माता पिता उससे काम में गए लक्षण कहां से गए होंगे, बच्चों में, तो वे क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इन्होंने कहा समान रहेंगे, पर इसमें क्या हो जाओगे, इसमें असमान हो जाओगे। यानी कि अगर यो कंडीशन होगी ना, तो इनका नियम क्या हो जाओगा, यो फेल हो जाओगा। यो कंडीशन हुआ जब भी नियम फेल हो जाओगा, यो कंडीशन हुआ जब भी जी मेरा नियम न लगने का, यो कंडीशन हुआ जब भी मेरा भी नियम नहीं लगने का, और यो भी कंडीशन हुआ ना, फिर भी मेरा नियम नहीं लगने का। क्यों, देखो इन्होंने क्या काम करा कि जनक से जब संतति में लक्षण जा रहे थे, किससे, जनक थे, उनसे काम जा रहे संतति में, तो उनकी जो उनकी आवर्ती जो थी वो समान थी, तीन थी, जो उनकी एलिनो की आवर्ती थी वो समान थी, पर इसमें तो एलिल बदल जाएंगे, बदलेंगे, इसमें बदलेंगे, इसमें भी हर इनमें बदलेंगे। तो इन्होंने ये पहले ही बता था कि ये मेरे नियम को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। क्लियर। तो देखो जैसे हम पढ़ रहे थे सर हार्डी-विनबर प्रिंसिपल के जो हम प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, हम चूंकि 4 कारक पढ़ चुके हैं, 5वें हमने मोटा मोटा पढ़ लिया था। तो 5वें कारक में कहते कुछ ग्राफ थे जिसकी सहायता से हम प्राकृतिक चयन आपको समझाएंगे। देखो कैसे है ये ग्राफ, क्या पहला ग्राफ है स्टेबलाइजिंग ग्राफ, और दूसरा डायरेक्शनल ग्राफ, और तीसरा है डिसअपेटिव ग्राफ। समझिए तीन ग्राफ है। तो जो हमारे जैसे हमारे आपको पता 3 ग्राफ है। पहले ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, पहले ग्राफ में एससीए का मतलब सिकल सेल एनीमिया, ये इसका एग्जांपल है। दूसरे ग्राफ का है काला सफेद, जो पतंगे के ऊपर, जो मैंने आपको पहले बताया था। तीसरा ग्राफ का रेत के ऊपर। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखो पहला क्या था, स्टेबलाइजिंग ग्राफ। अब स्टेबलाइजिंग ग्राफ क्या है, स्टेबलाइजिंग ग्राफ में आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे, समझे, स्टेबलाइजिंग ग्राफ में 2 ग्राफ दिख रहे होंगे। अब 2 ग्राफ कैसे, देखो ध्यान से देखो, इसमें आपको मैंने लाइन खींच रखी हो, मैंने आपको लाइन खींच रखी है ना, मैंने आपको मतलब एक लाइन ही हो रही, एक लाइन ही हो रही, और इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है। देखो ध्यान से, तो आप जो छोटा वाला हिस्सा है वाला दिख रहा, ये जो छोटा वाला हिस्सा और एक क्या इसमें बड़ा हिस्सा, और इसमें देखो अब यहाँ छोटा हो गया और यहाँ पे यहाँ बड़ा हो गया, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या हो गया, छोटा। ध्यान से देखो, ये हिस्सा क्या हो गया, छोटा, यो बड़ा, और इसमें ये वाला बड़ा, इसमें वाला बड़ा। यानी कि ये ग्राफ क्या दर्शाना चाह रहा, ये ग्राफ हमें दर्शाना चाह रहा है, यदि किसी इंसान को सिकल सेल एनीमिया है, कम है, तो उसे मलेरिया की संभावना, सॉरी सिकल सेल एनीमिया कम है या ना है, तो उसे मलेरिया की संभावना ज्यादा है। समझे, उसे मलेरिया जो बीमारी है ना, डिजीज मलेरिया, जो हमारे मच्छर से हो गया, मादा एनोफिलिस मच्छर से हो गया, तो उसमें सिकल सेल एनीमिया में जिसमें कम से मलेरिया की उम्मीद ज्यादा है, और जिसमें मलेरिया ना है, ना के समान है, उसमें सिकल सेल एनीमिया की उम्मीद ज्यादा है। किसकी, सिकल सेल एनीमिया, फुल फॉर्म ऐसे सिकल, सी से सेल, ए से एनीमिया, हिंदी में क्या है, रक्तता, मतलब जो हमारी सिकल सेल एनीमिया होगी, इसमें क्या होगा, जो ब्लड होगी ना, ब्लड की आकृति हो जाओगी हंसियाकार, कैसी हो जाओगी, हंसियाकार। तो ये ग्राफ हमें क्यों दर्शा रहा है, समझे। अगला देखो, अगले वाला ग्राफ है, इसमें भी आपको तीन पार्ट दिख रहे होंगे। एक ये छोटा, पहले छोटा, फिर ये बड़ा, अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा। यानी कि मैंने आपको पहले पतंगे वाला पढ़ाया था, पतंग का बताया था, मौत के बारे में। मौत यानी कि सलब क्या था, पहले आपको मैं बता चुका हूं कि पहले जो हमारा था वो था क्या था, पहले लाइकेन था,
लाइगेन कब था? जब आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था औद्योगिक अतिकृष्णता, उसी टॉपिक में आपको मैंने ये वाला क्लियर करवा दिया था, काला सफेद पतंगे वाला। अब काला सफेद पतंगा दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। देखो जो काला जो हमारा पतंगा था, कौन सा था? जो हमारा काला पतंगा था वो औद्योगिकरण से पहले उसे क्या, जो उसके भक्षी थे उसे खा जा रहे थे, और जब औद्योगिकरण आ गया तो अब क्या हुआ, अब काले बचने और सफेद को खा रहे हैं। कारण क्या? औद्योगिकरण का। और उसका जो मेन जो रीजन है, मतलब उसी को क्या कहते हैं? औद्योगिक अतिकृष्णता। क्या है वो? औद्योगिक अतिकृष्णता। अब देखो ध्यान से, ये पहले वाला ग्राफ दर्शा रहा है, देखो ये पहले वाला ग्राफ दर्शा रहा है कि इस समय क्या था, उद्योग क्या था, उद्योग कम था, समझे। और यो दर्शा रहा कि उद्योग अब हमारा ज्यादा हो गया। यानी कि देखो यो कम है, यानी काले कम थे। कब कम थे? जब उद्योग नहीं था, और नहीं था और था तो थोड़ी बहुत मात्रा में था। दूसरे में देखो, अब उद्योग क्या, हर जगह आपको उद्योग दिखते होंगे, तो उद्योग में क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा चिमनियों से। अब ये धुआं निकलेगा तो उसमें क्या हुआ, काले से बच गए, सफेद मर गए। सफेद मरते जा रहे हैं, काले बचते जा रहे हैं। इसमें क्या था? सफेद काले मरते जा रहे थे, सफेद बचते जा रहे थे, और इसमें काले बचते जा रहे हैं, सफेद मरते जा रहे हैं। तीसरा ग्राफ देखो, तीसरा ग्राफ क्या दर्शा रहा आपने? देखो रेत, देखो रेत दो तरह के रहते हैं, देखा, एक तो काला और एक सफेद, समझे। काला बिल्कुल काला काला, बिल्कुल काला, बिल्कुल डार्क देखो काला काला, और सफेद देखो ध्यान से। जैसे ही हमने इसमें भी देखो दो ग्राफ है, यानी कि जो समुद्र है, समुद्र जिसमें थोड़ा खारा पानी है ना, अब समुद्र में जो था सबसे पहले जो था समुद्र में, जैसे कि हमारा समुद्र हमारे पहले वाले ग्राफ में, पहले वाले समुद्र में जो हमारा काला रेत है, समझे, जो काला रेत है वो क्या है, कब है, कब है? दूसरे वाले ग्राफ में जो काला रेत है वो क्या हो गया? और ये स्मॉल भी क्या हो गया? सफेद। सफेद इसमें क्या है? इसमें ज्यादा, हल्का से ज्यादा लग रहा, और इसमें क्या है, थोड़ा कम, समझे। तो यो उसके बारे में दर्शा रहा। तो ये कुछ नहीं, बस ये आपके प्राकृतिक चयन है जो हमारे किसने बताए थे? सर हार्डी-विनबर्ग समीकरण ने बताया था कि ये हमारे 5 घटक मेरे नियम को प्रभावित करेंगे। अब फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मलेरिया है, जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर किसी जगह मलेरिया है किसी को, समझे, अगर किसी इंसान को मलेरिया क्या है, मलेरिया है, तो अगर यदि किसी को मलेरिया क्या है, किसे ज्यादा, मतलब किस इंसान में ज्यादा मलेरिया होने की कंडीशन है? जिसके पास सिकल सेल एनीमिया नहीं है, समझे। यानी कि यो में पता क्या सीख दे रही, यो में सीख दे रही है कि हमें क्या, सिकल सेल एनीमिया भी हमें किससे, मलेरिया से क्या करेगा, बचाओगा। कौन बचाओगा? सिकल सेल एनीमिया। और जैसे ही व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया बढ़ गया तो उस व्यक्ति में मलेरिया की मात्रा घट गई। तो जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे, जो हमारा इससे पहले जो पढ़ा था, इससे पिछला जो टॉपिक था वो था हमारा हार्डी-विनबर्ग समीकरण। तो सर हार्डी-विनबर्ग जो हमारा समीकरण था, उसमें हार्डी-विनबर्ग समीकरण में हमने पढ़ा कि जो जनअक्षर संतति में लक्षण जा रहे हैं उनकी आवृत्ति हमेशा समान रहेगी, यानी कि एलीलों की आवृत्ति हमेशा एक रहेगी। क्लियर? तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि हमारे हार्डी-विनबर्ग में प्रभावित करने वाले 5 कारक थे, 5 घटक भी पढ़ लिए हमने, उनके जो उनके नियम को प्रभावित करने वाले थे। आज हम पढ़ेंगे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि विकास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे हम। किसका? विकास का। हम जो आज करेंगे विकास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। देखो विकास का संक्षिप्त वर्णन कैसे, देखो ध्यान से। जैसे कि चूंकि हमें पता है 2000 मिलियन ईयर एगो, कब? 2000 मिलियन ईयर एगो क्या रही थी हमारी प्रथम कोशिका। तो फर्स्ट सेल प्रथम कोशिका रूप कब आया? 2000 बिलियन ईयर एगो। कब आया? 2000 मिलियन ईयर एगो। अगला, कुछ सेल ऑक्सीजन मुक्त करती थी उस समय, जो कोशिका थी कुछ तो ऑक्सीजन मुक्त कर रख रही थी। क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन मुक्त कर रख रहे थे। और कुछ क्या कर रही थी? प्रकाश संश्लेषण कर रही थी। तो ऑक्सीजन मुक्त करना और प्रकाश संश्लेषण करना। तो जैसे कि आपको बताया कि 2000 में तो हमारे प्रथम कोश के रूप आया, और हमारी जो उसके बाद आया वो हमारा रूप आया अकोश के रूप। कौन सा आया? अकोश के रूप। हमारा प्रथम अकोश के रूप आया लगभग 500 मिलियन ईयर एगो, यानी 500 MYA, 500 मिलियन ईयर एगो। पहले क्या आता? एक सेट भी रूप आया।
अगला क्या है, अगला पॉइंट इसमें जो बिंदु है लगभग 550 यानी 350 मिलियन या रैगो जबड़े रहित मछली, यानी कि जिसके पास मछली के जबड़ा नहीं था। जबड़ा रहित मछली का मतलब क्या है, जिस मछली के पास जबड़ा नहीं था। तो जब जबड़ा नहीं था तो उसका जबड़ा मुंह कैसा होगा, समझे। कल्पना करो अगर तुम्हारा जबड़ा क्या का जबड़े के अंदर क्या दांत है, हमारे जबड़ा उसके अंदर तो दांत है, गर्तिका में दबे हुए हैं। तो अगर जबड़े न हो तो मुंह कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाओगा, बिल्कुल ऐसा हो जाओगा, गोल गोल हो जाओगा नहीं। तो इनका मुंह कैसा था, गोल आकृति का था। कैसा था, जो ऐसा मतलब गोल गोल था। तो पहले क्या थी, जबड़े रहित मछली कब आई थी, 350 मिलियन ईयर है सबसे पहले जो मछलियां जो आई थी हमारी। मछली से आगे जो विकास हुआ 320 मिलियन बाद आए हमारे क्या है, मजबूत पंखों वाली, क्या मजबूत पंखों वाली क्या है मछली आई। और 320 मिलियन ईयर एगो जो हमारी पहले आई थी समुद्री खरपतवार आए। कौन है, समुद्री खरपतवार। अब ये समुद्री खरपतवार क्या, समुद्री खरपतवार क्या, देखो जैसे समुद्र देखा आपने, समुद्र के बगल में अगर आसपास में उसमें क्या छोटा झाड़ी होगी, छोटी घास होगी, तो वे क्या खरपतवार है। छोटे छोटे जो पौधे हैं वे छसे हुए हैं खरपतवार, जो चूंकि वह समुद्र के पास पाए जा रहे थे उसे कहते हैं समुद्री खरपतवार। अगला, पहले पादप आए, पहले कौन आए थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले जीव आया, मतलब जीव में कौन है, पहले पादप आए क्या, हम आए, पहले क्या आए थे, पहले पादप आए। सबसे पहले कौन आए थे, पादप। यो मुझे पहले आपको बताना था कि सबसे पहले कौन आए, पादप आए। और 350 मिलियन ईयर एगो कौन सी, पंखों वाली मछली आई। कितनी, पंखों वाली, जिसके पास क्या थे, फिन्स थे। फिन्स यानी कि पंख थे। तो पंखों वाली मछली का भाई लगभग 350 मिलियन ईयर है। कुछ कल्पना कर रहे हो, यानी कि उस टाइम जबड़ा रहित मछली भी आई थी और पंखों वाली भी आई थी। इतनी बार क्लियर, कौन से, पंखों वाली मछलियां आ जा सकती थी। कहां आ जा सकती थी, हमारे मतलब पानी से उस पर मतलब आदान प्रदान हो सकता था उसका, पंखों वाली मछलियां का। अब ध्यान से देखो, अब फिर अगला क्या हमारा 350 मिलियन तो आपको बता दी मैंने कि पंखों वाली मछलियां आ गई। अब 1938 सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में लुप्त हुई एक मछली पाई गई। कौन सी मछली पाई गई, लुप्त हुई एक मछली पाई गई। उस मछली का नाम क्या था, शिलाकेती। क्या नाम था, शिलाकेती। अब आपके किसी भी कंपटीशन में या बोर्ड में या किसी में पूछ लिया, शॉर्ट में एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया कि शिलाकेती कब पाई गई थी, 1938 में। कहां पाई गई थी, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर। और मैं आपको बता दूं, चूंकि फिर हमारे क्या, फिर सबसे पहले क्या आए थे, फिर हमारे डायनासोर आए। क्या आए हैं, डायनासोर। और डायनासोर से पहले जो, भाई तो डायनासोर बाद में आए थे, तो डायनासोर से पहले क्या था, जो समुद्र में पाई जाती मछली तो पाई जाती है। सबसे पहले कोशिका रूप आया। तो जीवन, अब यहां तक आपको पता था जीवन कहां से आया हमारा। अब यहां तक इस लाइन तक आपको समझ में आ गया होगा जीवन कहां से आया, पानी से आया, मतलब जल से तो आया। जल से कहां को आया, थल में आया। जल से कहां से आया, थल में को आया। जल से आया थल में। तो ये वाली मछली जो थी, जब पंखों वाली, यो जल में भी थी और इसने कोशिश करी किस पानी, थोड़ा वहां पे आ जावे, पर यो आई नहीं थी। और आपको मैंने बता दी कि ये कौन सी मछली थी, कौन सी मछली थी, शिलाकेती मछली। क्या नाम था इसका, शिलाकेती मछली। तो इसके बाद इक्तियोसोरस एक थी, मतलब मछली, वो था इक्तियोसोरस। क्या था, इक्तियोसोरस। अब ये इक्तियोसोरस क्या है, इक्तियोसोरस क्या है, सरीसृप है। क्या है, सरीसृप। सरीसृप किसे कहते हैं, सरीसृप किसे कहते हैं पता आपको। तो चूंकि मैं आपको बता दूं, हमारे जैसे हमारे उभयचर होगी, उभयचर यानी कि जल और थल में दोनों में रहने वाले, और ये पर ये कहते हैं सरीसृप थे। पर यो सरीसृप तो थे, पर ये एक प्रकार के उभयचर थे। उभयचर जो जल में भी और थल में भी रह सकते थे। तो क्या इनमें से कुछ सरीसृप पानी में वापस चले आ सकते थे, तो कुछ सरीसृप थे। क्या थे, सरीसृप क्या थे पता आपको, 10th क्लास में पढ़ा हो, सॉरी 11th क्लास में आपने पढ़ा हो कि सरीसृप क्या थे। सरीसृप जो थे, सरीसृप वे थे जो कि क्या थे, रैंग के चलने वाले। कैसे, जो रैंग के चलते थे, समझे, जो रैंग के चलते थे वे क्या थे, सरीसृप। तो उनमें सरीसृप में कौन सा था, इक्तियोसोरस। कौन, क्या नाम था उसका, यो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद था, इक्तियोसोरस। इक्तियोसोरस क्या था, यो पानी में, यो पहले ही ऐसी जीव था जो पानी से बाहर निकला था। कहां से निकला था, पानी से बाहर। सबसे पहले कौन निकला, इक्तियोसोरस। किसकी इतनी मजाल हुई, जो पानी से बाहर निकला, कौन था वो, इक्तियोसोरस। इसमें इतनी ताकत थी जो कि जल में भी रह रही थी और
थल में भी। तो जैसे ही जल में से बाहर निकली, समझे, फिर विकास आगे आगे बढ़ा। फिर हमारे क्या डायनासोर आए, डायनासोर आए। अब डायनासोर में सबसे बड़ा जो डायनासोर था, जो सबसे विशालकाय डायनासोर था, उसका नाम था ट्राइरेनोसोरस। क्या नाम था? ट्राइरेनोसोरस। अब ये इसका पूरा नाम है ट्राइरेनोसोरस रेक्स। ट्राइरेनोसोरस रेक्स। कितना लंबा था ये लंबा था लगभग 20 फुट लंबा। कितना था? 20 फुट। कल देखो 20 फुट कितना लंबा होगा, समझो 20 फुट कितना लंबा होगा। ये 20 फुट लंबा था और इसके यहाँ लंबे लंबे मतलब पता नहीं बहुत बड़े बड़े क्या थे, दांत थे। क्या थे? ऊंची हाइट ऊंची थी और ऊंचे कटार दांत थे, डरावने दांत थे। बहुत बड़े बड़े क्या थे इसके? दांत थे। कैसे? डराने वाले। परंतु देखो आपको मैंने बता दिया, जैसे कि आपको पता होगा कि डायनासोर भी क्या हो गए? विलुप्त हो गए। डायनासोर भी क्या हो गए? विलुप्त हो गए। डायनासोर विलुप्त कब हुए? लगभग 65 मिलियन ईयर एगो। कब हुए? लगभग 65 मिलियन ईयर। समझे? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देखो फास्ट टाइप रिपीट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले प्रथम कोशिका कौन है? सबसे पहले क्या? प्रथम कोशिका ही। कब है? 2000 मिलियन एगो। क्लियर? पहली कोशिका कब है? 2000 मिलियन ईयर एगो। फिर क्या जो होती वो ऑक्सीजन मुक्त करती थी और कुछ प्रकाश संश्लेषण करती थी। क्या? कुछ तो ऑक्सीजन मुक्त कर रही है और कुछ प्रकाश संश्लेषण कर रही है। अब प्रकाश संश्लेषण जो करेगी वही तो ऑक्सीजन मुक्त करेगा। देखो जो प्रकाश संश्लेषण कौन करे? पौधे करे। वे ऑक्सीजन मुक्त करे, ऑक्सीजन ग्रहण करे। क्या करे? ऑक्सीजन मुक्त करे और CO2 को ग्रहण करते हैं। तो जब ऑक्सीजन मुक्त करेगी तो प्रकाश संश्लेषण करेगी। इतनी बात करिए। अगला 500 मिलियन ईयर एगो क्या है? एकशेरुक रूप आया जीवन में। इस पृथ्वी पर 500 मिलियन ईयर एगो एकशेरुकी। एकशेरुक मतलब जिसके पास कशेरुकी नहीं, समझे? कशेरुकी नहीं थी। अगला कौन? 350 मिलियन ईयर एगो क्या है? जबड़ा रहित मछली आई। क्या है? जबड़ा रहित मछली आई। जबड़ा रहित मछली आई। तो जैसे जबड़ा रहित मछली आई और इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? 320 मिलियन, समझे? 320 मिलियन ईयर एगो क्या है? समुद्री खरपतवार है। क्या है? समुद्री खरपतवार है। समुद्री खरपतवार। अगला, अब मैं आपको चूंकि पहले बता सकता हूँ, सबसे पहले जो आया था पृथ्वी में क्या है? पादप आए। क्या है? पादप आए। तो पादप के बाद क्या थी? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि उसके बाद क्या? हमारी लगभग इसी समय जब जबड़ा रहित मछली आई थी, उसी समय 350 मिलियन ईयर एगो पंखों वाली। पंखों कौन थे? जिसके पास मजबूत पंख थे। क्या पहले इनका पंख थे? नहीं थे। कब थे? जब लगभग 350 यानी कि 350 मिलियन ईयर एगो ही थे जब उनके पास पंख थे। समझे? जब उसके पहले पंख इतने नहीं थे। आगे क्या? सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका तो देखा होगा आपने। दक्षिण अफ्रीका में लुप्त होगी थी एक मछली। यानी कि एक मछली थी जो कहां थी? दक्षिण अफ्रीका में लुप्त हो गई थी। पर वो पाई कब थी? 1938 में। कब पाई थी वो? 1938 में। मछली कब मिली थी वो? 1938 में। और उस मछली का नाम क्या था? उस मछली का नाम था सिलाकेती। अगला, तो अब आपको पता है कि हमारे कुछ सरीसृप थे। सरीसृप तो मैंने आपको बता दिया, सरीसृप क्या? जो कि रहने वाले। तो कुछ सरीसृप थे जो जिसने क्या करा? जिसके पास इतनी मजा आई, जो कहां से? जल से निकलकर किस पाया? थल पाया। तो पहला प्राणी कौन था जो जल से निकलकर थल पाया? उसका नाम था इक्थियोसोरस। क्या था? इक्थियोसोरस। इतनी बात क्लियर? इक्थियोसोरस पानी में आवागमन, यानी कि जाना पानी से और बाहर आना। समझिए? पानी में गए और पानी से फिर बाहर पृथ्वी पे। ये कौन थे? इक्थियोसोरस थे। अगला आपको बताया फिर क्या थे? हमारे डायनासोर आए। डायनासोर आए। अब डायनासोर क्या थे? डायनासोर तो हमसे पहले थे। हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य से पहले क्या थे? डायनासोर थे। अब डायनासोर तो मैंने आपको बता दिया, जो भी उल्का पिंड किसका कुछ कहना था, पता नहीं कैसे लोग। देखो किसी का तो अब भी कहना है कि डायनासोर अब भी जीवित है। समझे? किसी का कहना है कि कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि जो हमारे डायनासोर है वे कुछ परिवर्तित हो गए, यानी कि उनके अंदर म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन कितना तकड़ा है कि उनका कहना था कि डायनासोर जो है ना वे बदल गए, चेंज हो गए। किस में चेंज हुए? आजकल के पक्षियों में। समझे? यानी उनका कहना है कि जो पक्षी है ना वे क्या है? डायनासोर है। वे क्या है? डायनासोर है। तो पहले क्या था? पहले स्तनधारी शुरू था। पहले क्या था? स्तनधारी शुरू था। तो जो हमारे कुछ का क्या कहना था? जो हमारे जो डायनासोर थे वे पक्षियों के रूप में बदले गए। किसके रूप में बदले गए? पक्षियों के रूप में
बदले गए। तो पक्षियों जो कुछ लोगों का कहना था पक्षी के रूप में, तो पहले स्तनधारी कौन थे हमारे, जो पहले स्तनधारी थे वे थे श्रू। क्या थे, श्रू क्या, पक्षी का रूप, समझे, श्रू थे। तो स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं, इसे भी माँ के गर्भ में पलना पड़ता है, समझे। देखो पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको। डायनासोर कौन सा था, सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था, ट्राइनोसोरस। कौन सा था, ट्राइनोसोरस। कौन सा था, ट्राइनोसोरस। तो ट्राइनोसोरस की हाइट कितनी थी, 20 फुट, लंबे दांत थे, कटार वाला था, बहुत खतरनाक था। विलुप्त कब हुआ, लगभग 65 मिलियन ईयर है, समझे, कब, 65 मिलियन ईयर है। और स्तनधारी पहला कौन था, श्रू। कौन था, श्रू। हाँ, तो देखो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है विकास का संक्षिप्त वर्णन। हमने क्या करा था पहले, विकास का संक्षिप्त वर्णन। तो आज हम अगले टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, यानी कि हम मनुष्य का विकास कैसे हुआ। अब देखो जो विकास के तो उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन का मतलब तो उत्पत्ति है, तो मतलब कि उत्पत्ति मनुष्य की कैसे हुई, समझे, या मनुष्य का एविडेंस कैसे हुआ, मतलब कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, समझे, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो तो मनुष्य भी जो है एकदम से आदमी तो बन नहीं गया, समझ रहे हो, एकदम से तो आदमी बना नहीं, कुछ स्टेपों से गुजर के, स्टेप से लेकर के गुजरा हो। और वो स्टेप क्या है, देखो पहली क्या, देखो पहले जो सबसे पहला जो मानव जैसा था, पहले क्या थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। क्या थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। रामापिथिकस क्या थे, हमारे जो पूर्वज से क्या थे, मिलते जुलते थे। तो मतलब कैसे चलते हैं, मुड़ मुड़ के, समझ रहे हो, थोड़ा मुड़ मुड़ के कैसे चलते थे वे, थोड़ा मुड़ मुड़ के। कौन थे, रामापिथिकस, समझे। ड्रायोपिथिकस तो अधिकांश चिंपैंजी से मिलते हुए हैं, और रामापिथिकस किससे, हमसे, यानी मनुष्य के जैसे मिलते जुलते थे और थोड़ा मुड़ मुड़ के वे चलते थे। अगला देखो, इनका शरीर पूरा क्या था, बालों से भरपूर था, ऊपर से लेकर नीचे तक बाल ही बाल थे, समझे, इनके शरीर में क्या थे, पूरे में बाल थे। अगला पॉइंट, ये किसकी तरह दिखते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे। इन्हें पाया कहाँ था, पहली बार इन्हें जो पाया गया था इथियोपिया और तंजानिया। देखो अब इनके बाद कुछ और हमारे अवशेष मिले, क्या मिले, कुछ और अवशेष मिले, वे कहाँ मिले, इथियोपिया और तंजानिया में। इथियोपिया और तंजानिया में जो अवशेष मिले हमें, वे कब मिले, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। जो नर मानव, मतलब ऐसा था जो मनुष्य नर मानव की जैसा था। पता किसकी बात हो रही हो, जो हमारे रामापिथिकस थे, कैसे थे, थोड़ा मुड़ मुड़ के चला करते, समझे। तो इनकी हाइट कितनी थी, लगभग 4 फुट, कितनी थी, लगभग 4 फुट इनकी हाइट थी। अगला जो हमारी फिर आगे जो मतलब मॉडिफाइड कह दो, अगले जो मतलब अगली जो स्टेप से निकले, अगला क्या था हमारा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या थे, ये भी हमारे पूर्वज थे। हमारे सबसे पहले पूर्वज कौन है, रामापिथिकस या ड्रायोपिथिकस, पर मनुष्य के कौन है, रामापिथिकस, समझे। दूसरे पूर्वज कौन थे हमारे, दूसरे नंबर पर पूर्वज थे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन से थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। अब ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो थे वे कब मिले, देखो ये मिले 15 मिलियन ईयर है वो, कौन, रामापिथिकस मिले 15 मिलियन ईयर है वो, और ऑस्ट्रेलियोपिथिकस मिले 2 मिलियन ईयर है वो। तो इनमें कुछ विकास हुआ होगा, समझ रहे हो, इनके अंगों में मतलब कुछ संरचनाओं में कुछ विकास हुआ होगा। क्या हुआ, ये पहली बात तो मिले क्या, अफ्रीका में। देखो नाम आ रहा ऑस्ट्रेलिया से, पर मिले कहाँ थे, अफ्रीका। वो भी कहाँ के, पूर्वी अफ्रीका से। कहाँ मिले थे, जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस थे वो मिले थे पूर्वी अफ्रीका से। वो क्या करते थे, वो पत्थर से शिकार करते थे, किससे, अपने पत्थर लेकर थे, पत्थर से क्या बना करते थे, औजार बना करते थे, और औजारों से अपना क्या करते थे, शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे, शिकार क्यों कर रहे थे, क्या खाने के लिए, खाने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। पर ये अब तुम जाओगे तो खावे क्या थे, मुर्गा, तो मुर्गा नहीं खावे थे, ये खावे थे फल, समझे। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वे क्या थे, शाकाहारी थे। क्या थे वे, शाकाहारी थे, ना कि वे मुर्गे की टांग खा कर थे, समझे। वे क्या खा कर थे, फल खा कर थे, क्या फल। अगले नंबर पर आते हैं हमारे होमो हेबिलस। क्या थे, होमो हेबिलस क्या, ये भी हमारे पूर्वज ही है। ये कहते हैं ये सबसे पहले जो मानव जैसा दिखता था ना, वो थे होमो हेबिलस। कौन थे, होमो हेबिलस। अब इनकी देखो, ध्यान देखो, इनमें और इनमें दिमाग क्या था, कम था,
हमारे होमो हेबिलस में दिमाग आना स्टार्ट होगा। किस मान, अब पेपर में आ गया कि सबसे पहले दिमाग किस मान में स्टार्ट हुआ? होमो हेबिलस में, होमो हेबिलस में। अब होमो हेबिलस में जो होमो हेबिलस था उनकी दिमाग की क्षमता कितनी थी? वो थी 650 से 800 सीसी। कितनी थी? 650 से 800 सीसी। कितनी थी? 650 से 800 सीसी। अब आप कहेंगे सीसी क्या है? क्या वो है जिसमें दबाई क्या है? क्या वो है जिसमें डोमन कोरजल है? वो नहीं है। कभी आप वो सोच रहे जो खस्सी की दबाई नहीं आती, वो सीसी ना है। यो है सीसी की फुल फॉर्म है क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी यानी जो दिमाग में जब वे पाए जावे ना, जो अंदर है दिमाग का पार्ट है, क्रेनियल की कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कि कितनी क्रेनियल की हमारी क्षमता यानी स्टोरेज कितनी क्षमता। तो कितनी थी? 650 से 800। कितनी थी? 650 से 800। पर ये भी मांस नहीं खाते थे। मुबारक हो, हमारे जो शुरू के 3 पूर्वज थे वे क्या थे? शाकाहारी थे। समझे? हमारे पहले जो 3 पूर्वज थे वे क्या थे? शाकाहारी थे। इतनी बात क्लियर। चौथे नंबर पे जो हमारे आते हैं वे आते हैं होमो इरेक्टर। फिर थोड़ा और विकास आगे बढ़ा, थोड़ा विकास और आगे बढ़ा। फिर क्या है? 1991 में कौन आए? हमारे होमो इरेक्टर। पाए कहां गए थे? जावा में। कहां पाए का गए थे? जावा के जंगलों में। कहां पे? जावा के जंगल में। और उस मतलब कितना पीरियड गुजर गया, मतलब कितना समय गुजर गया? वो गुजरा 1.5 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 1.5 मिलियन ईयर एगो। पर हाँ क्या ये तो मांस नहीं खाते थे भाई? तो मांस खाते थे। समझे? ये जो हमारे थे मतलब 1951 में जो जावा में शुरू होने से पहले, तो हमारे जो अगले मैं आपको बता रहा था हमारा होमो इरेक्टर अगला विकास होमो इरेक्टर है, ये कब पाया गया? 1951 में। 1951 में कहां पाए गए? जावा में। कहां पाए? जावा के जंगल में। ये कद मिले? लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो। 1.5 मिलियन ईयर एगो। पर ये क्या करने लगे? ये मांस खाते थे। क्या खाते थे? मांस खाते थे। मांस यानी कुछ भी, टांग पांग मुर्गे सुर्गा जो भी खाना है ना, वो क्या करते थे? खाते थे। कौन? होमो इरेक्टर। और इनकी दिमाग की क्षमता कितनी थी? 900 सीसी। 900 सीसी यानी कि 900 क्रेनियल कैपेसिटी। समझे? सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी हो गया। इससे जो हमारे अगले आते हैं हमारे पूर्वज जो है, समझे? अगले पूर्वज जो थे वे आते हमारे, कौन से थे वे? निएंडरटाल। निएंडरटाल ये क्या थे? ये ज्यादा मनुष्य के जैसे दिखते थे। समझे? ये ज्यादा मनुष्य के जैसे दिखते थे। कब मिले थे? ये मिले थे लगभग 1 लाख से 40,000, मतलब कि 1 लाख से लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले मिले थे। कब मिले थे? 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व जो मिले थे हमारे। तो इनकी कैपेसिटी कितनी थी? ये मिले, इनकी कैपेसिटी थी 1400 सीसी। कितनी थी? 1400 सीसी। और अब देखो ये क्या करने लगे? ये रक्षा करने लगे खालों से। रक्षा करने लगे खालों से। किसकी? इंसानों की। अपनी जो रक्षा, मतलब खुद इंसान थे तो अपनी रक्षा कैसे कर रहे थे? खालों से। और क्या कर रहे थे? इनमें थोड़ी बहुत शर्म आ गई और ये अपने मरे हुए जो उनके बुजुर्ग तो मर जा रहे थे उन्हें गड्ढों में दफनाने लगे। इसका मतलब समझे? यानी कि जितने भी पहले थे ना, ये जितने पहले थे, पहले क्या कहते? इन्हें नहीं पता था क्या कुछ पैर रखा या नहीं पैर रखा। भाई मैं कह नहीं सकता क्या पता नंगे घूम। भाई जब हम बता रहे कि इनसे जो पहले थे उनका विकास कम था, तो इनसे जो मतलब निएंडरटाल से जो हमारे पूर्वज इनसे जो पहले थे, इनमें इनकी दिमाग को नहीं पता था कुछ कपड़े पहनने हैं, क्या कपड़े हमें नहीं पहनने। समझे? हमें कुछ करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पता किसने करा? सर निएंडरटाल ने। और निएंडरटाल क्या थे? निएंडरटाल मैं आपको फिर बता रहा हूं, इनमें थोड़ी बहुत क्या आ गई? थोड़ी बहुत शर्म आने लगी। कैसे? देखो पहले तो नंगे घूमा करे थे थोड़ी बहुत, तो इन्होंने क्या काम करा? अपनी खाल जो थी ना, जैसे शिकार करे, शिकार से निकाली खाल निकाली और अपने क्या वस्त्र बनाने स्टार्ट कर दिया, यानी अपने बदन को ढकना शुरू कर दिया। समझे? इन्होंने अपने बदन को क्या कर दिया? ढकना शुरू कर दिया। और तो और अपने मृतकों को, जो इनके पूर्व, जो जैसे इनके माँ बाप जो भी होंगे, इनके जो जनक थे, उन्हें भी दफनाना स्टार्ट कर दिया। हमारे अगले नंबर पे आते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का विकास कब हुआ था? 75,000 से लगभग 75,000 से 1 लाख वर्ष ईयर है। कब हुआ था? 7500 से 1 लाख। इससे 7500 से लगभग 10,000, सॉरी 7500 से, कब से? 75 हाँ
तो देखो जैसे मैं आपको बता रहा था कि निएंडरटाल जो थे उनका 1400 जो सीसी था उनकी दिमागी क्षमता जो थी, और वे कब थे? लगभग 1,40,000 कितने? 1,40,000 वर्ष पूर्व हमें जो वे मिले थे। वे क्या कर रहे थे? रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल, खालों से अपने वस्त्र पहनना स्टार्ट करने लगे। और क्या जो उनके मृत थे, जो उनके मृत जन थे, यानी कि जो उनके जनक, उनकी संतति थी या जनक थे, उन्हें क्या अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को जब मर जा कर थे ना, उन्हें जमीन में गाड़ना स्टार्ट कर दिया। किसने? सर जो हमारे निएंडरटाल, जो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, अगले है हमारे होमो सेपियंस। देखो होमो सेपियंस में क्या 75 नहीं 75 सोनी है 75,000। कितने आए? 75,000, यानी 75,000 से कितने? लगभग 10,000। 75,000 से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, वो भी कौन से युग में? हिम युग में। कौन पा गए? होमो सेपियंस, जो होती है हम कौन है? होमो सेपियंस। क्या है हम? होमो सेपियंस। हम कब पाए गए? 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व से ही हमारा जो पहले जीव आया वो 75,000 से 10,000 के वर्ष पूर्व से ही आना स्टार्ट हो गया। तो वो कब हुआ? हिम युग में। अब देखो ध्यान से, अब हमारी कितनी थी? हमारी जो दिमागी क्षमता थी वो भी लगभग 1400 सीसी थी। कितनी थी? 1400 से 1450 सीसी। तो किसी बुक में 1450 रहा है, किसी में 1400 सीसी रहा। समझे? यानी कि जितनी सर निएंडरटाल की थी, सॉरी वो हमारे पूर्वज की निएंडरटाल की थी, उतनी हमारे होमो सेपियंस के क्या है? दिमाग की क्षमता। समझे? फिर देखो इंसान कैसा भी यहाँ तक आ गया? होमो सेपियंस बन गया। समझे? होमो सेपियंस इंसान बन गया। जब होमो सेपियंस मतलब इंसान जब बन गया तो उसके बाद क्या काम करा? सबसे पहले उन्हें करा, उसे कुछ नहीं दिखा, उसे देखे खेत। क्या देखे? खली खेत में क्या करने लगा? वो कृषि का आरंभ कर दिया। उसने क्या करने लगा? पर कृषि से पहले भी उन्हें काम करा था। उन्हें कृषि से पहले, इंसान पहले से ही देखो मैं तो आलसी है, तो उन्होंने क्या काम करा? कृषि का तो बाद में काम छोड़ दिया। फिर ने सबसे पहले करा है चित्रकारी का, यानी कलाकारी। अपनी कलाकारी दिखाने स्टार्ट हो गई। कितनी? अपनी कलाकारी दिखानी स्टार्ट कर दी। कब? लगभग 18,000 कब? 18,000 वर्ष पहले से ही अपनी जो कलाकारी दिखानी उसने स्टार्ट कर दी। इतनी बात क्लियर। और 10,000 वर्ष पूर्व से फिर उन्होंने कृषि का काम स्टार्ट कर दिया। समझे? पहला इंसान आया, पहले हमारे पूर्वज कौन थे? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रामापिथिकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरे थे रामापिथिकस या ड्राइपिथेकस हो गए। दूसरे नंबर पे थे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तीसरे नंबर पे थे हमारे होमो इरेक्टस। चौथे पे थे होमो इरेक्टर। 5 पे थे निएंडरटाल और 6ठे नंबर पे थे होमो सेपियंस। इतनी बात क्लियर। तो हमारे जो लास्ट जो होमो सेपियंस है वो हम खुद ही है। तो फिर बता रहा हूँ, जैसे हमारे होमो सेपियंस बने, उनकी दिमाग की क्षमता कितनी थी? 1400 से 1450 सीसी था। इतनी बात क्लियर। इनकी दिमाग की क्षमता तो हमारी इतनी होगी 1400 1450। और सबसे पहले से इन्होंने काम करना स्टार्ट करा होगा कलाकृति का, यानी कि चित्र बनाना स्टार्ट करा। अब चित्र जो बनाना स्टार्ट करा इन्होंने, वो करा था लगभग 18,000 वर्ष पहले से। कब से? 18,000 वर्ष पहले से। फिर इसके बाद क्या काम करा इन्होंने? इसके बाद जो subscribe to my channel जो and also press this उसके bell बाद icon. इन्होंने कृषि में अपनी रुचि बढ़ाई। किसमें रुचि बढ़ाई? कृषि में। कृषि कब से स्टार्ट करी इन्होंने? लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। इतनी बात क्लियर। तो आपका जो चैप्टर था हमारा एवोल्यूशन, आज हमारा समाप्त हुआ। तो हम आप मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में।